मेरे प्यारे दोस्तों, आप सबको नमस्कार, स्वागत है। तो आज हम लोग एसएससी सीजीएल का जो 2023 में पेपर हुआ है, उसका जो है सॉल्यूशन देखेंगे। और ये 14 जुलाई को हुआ था शिफ्ट 1 में। तो ये पहला शिफ्ट का पेपर का क्वेश्चन है, इसको ध्यान से देखिए और इसका सॉल्यूशन हम लोग शानदार तरीके से देखने वाले हैं। तो आज का पहला सवाल कह रहा है, यदि ए बी का 95% है, तो ए का कितना परसेंट बी है? ए जो है बी का 95% है। 95% यानी 95/100। ए जो है बी का 95%। अगर इसको काटिएगा तो ये हो जाएगा 19/20। तो यहाँ से ए और बी का जो रेशियो हो गया मेरे मित्र, 19 और 20 का हो गया। बिल्कुल सिंपल तरीके से बताऊंगा, घबराइएगा नहीं। ए का कितना परसेंट बी है, ए से कंपेयर करना, जिससे कंपेयर करना उसकी वैल्यू को नीचे रखा जाता है। बी के बारे में पूछा जा रहा है तो ऊपर, और किसी भी चीज को परसेंट में बदलना हो तो 100% से गुना। अब अगर मैं इसको सोल्व करूं तो सिर्फ 20/19 का मतलब होता है 1/1/19। तो 1/1/19 का मतलब 1 + 1/19। इसको गुना करना है 100% से, तो कहने का मतलब ये तो 100% पूरा हो जाएगा। 100/19 का मतलब 5/5/19, यानी 105 सही 5/19%। ये सवाल का उत्तर है। तो बिल्कुल इस तरीके से हमें करना है। ये नहीं करिएगा कि इसको पूरा गुना करने के बाद 19 से भाग दीजिएगा, तो वहाँ पे आपको 5 सेकंड एक्स्ट्रा टाइम चला जाएगा। तो हमें एक-एक सेकंड पे काम करना है। तो जिस तरीके से मैंने किया, वही तरीका सही है। आगे बढ़िए। कह रहा है, सरसों के तेल का अंकित मूल्य उसके क्रय मूल्य से 25% अधिक है। यदि इसे बिना किसी लाभ या हानि के बेचा जाए, तो इसके अंकित मूल्य से कितना परसेंट कम पर बेचा जाना चाहिए? अंकित मूल्य जो है क्रय मूल्य से 25% अधिक है, यानी क्रय मूल्य से कंपेयर किया जा रहा है। तो क्रय मूल्य को अगर हम 100 यूनिट मानकर चलें, तो जो अंकित मूल्य होगा सरसों के तेल का, तो इससे 25% ज़्यादा है, यानी 125। यहाँ पे छूट की कोई बातचीत नहीं किया गया है। बोला यह जा रहा है कि यदि इसे बिना किसी लाभ या हानि के बेचा जाए। लाभ या हानि को बेचने का मतलब है कि जितना में खरीदे हैं उतना ही में बेचेंगे। तो कहता है यानी 100 में बेचेंगे, तो अंकित मूल्य से कितना परसेंट कम पर बेचना चाहिए, यानी आपको 25 यूनिट कम में बेचना चाहिए। कितना पे? 125। 125 से आपको 25 कम करके बेचेंगे तभी तो 100 में बेचेंगे। और जितना में खरीदे हैं उतना ही में बेचेंगे, तभी तो नो प्रॉफिट नो लॉस होगा। अब फिर से इसको परसेंट में बदलना है तो 100% से गुना। तो ये 5 बार में और 5 से ये 20 बार में, यानी 20%। ये सवाल का उत्तर है। बहुत अच्छा। आगे बढ़ते हैं। करा है कि ए एक काम को 25 दिन में पूरा कर सकता है, जबकि बी उसी काम को 30 दिन में पूरा कर सकता है। यहाँ दो ही आदमी है, ए और बी। ए जो है 25 दिन में कंप्लीट कर सकता है, और बी जो है उसे 30 दिन में कंप्लीट कर सकता है। तो कुछ काम ऐसा मानिए जो 25-30 के टेबल में आ जाए। तो टोटल वर्क आपने कहा 25-30 से कटने वाला मान लिया जाए 150। तो 150 अगर पूरा काम मान लीजिएगा, तो इफिशियंसी का जो रेशियो हो जाएगा 6 और 5 का रेशियो हो जाएगा, यानी पूरा वर्क हो जाएगा 150 यूनिट। हमने पूरा वर्क को कितना मान लिया? 150 यूनिट। अब सुनिए क्या कहता है। यदि वे ए से आरंभ करते हुए एकांतर दिन के आधार पर काम करते हैं, और ए और बी दोनों 5 दिन के लिए इस तरीके का पालन करते हैं, और फिर ए काम छोड़ देता है, बी शेष काम को कितना दिन में करे? यानी जो अल्टरनेट वर्क है, ए और बी 5 दिन तक फॉलो करता है। और शुरुआत कौन करता है? ए। तो पहला दिन ए करेगा 6 यूनिट, दूसरा दिन बी करेगा 5 यूनिट, फिर तीसरा दिन 6, फिर चौथा दिन बी, फिर पांचवा दिन 6। तो 5 दिन अगर वर्क करेगा तो इस तरह से कितना वर्क हो जाएगा? तो 6 तिया 18 और 10 28 हो जाएगा, यानी 150 यूनिट में 28 यूनिट का वर्क हो गया। कितना दिन में? 5 दिन में। अब ये नियम पालन नहीं होगा, अब दूसरे तरीके से काम होगा। अब कहता है फिर ए काम छोड़ देता है, और बी शेष काम को कितना दिन में पूरा करेगा? तो 20 शेष काम को कितना दिन में पूरा करेगा? तो 28 अगर 150 में माइनस करिएगा तो ये कितना आ जाएगा? 122 आ जाएगा, और 122/5 यानी डी। 5 से अगर डिवाइड करिएगा, 5 दूना 10, 5 चौ 20,
यानी 24 सही 2/5 दिन। तो 24 सही 2/5 दिन, यानी बिल्कुल सही जवाब है ए नंबर ऑप्शन। अपनी यात्रा के एक भाग के रूप में एक व्यक्ति 80 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से 120 किलोमीटर यात्रा करता है। 80 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से कितना दूरी चलता है? मैं एक बार लिख देता हूं, 120 किलोमीटर चलता है। अगले 100 किलोमीटर की यात्रा, अगले जो 100 किलोमीटर की यात्रा है 40 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से चलता है और 75 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से वापस लौटता है। 75 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से वापस लौटता है। तो हमसे पूछ रहा है कि पूरी यात्रा में व्यक्ति की औसत चाल क्या है। सिंपल लैंग्वेज है। औसत चाल अगर निकालना है तो कुल दूरी बटे कुल समय। तो गया कितना? 120 आ 100, 220 फिर वापस भी आया है तो 220 यानी 440। तो कुल दूरी हो गया 440 बटा कुल लगा समय। तो 120 किलोमीटर गया है 80 के स्पीड से, तो कितना टाइम लगेगा? तो यहाँ से 120 को अगर 80 से डिवाइड आप करिएगा तो 120 बटा 80 मैं लिख ही देता हूँ, दूरी बटा चाल यानी समय। फिर यहाँ गया है 100 किलोमीटर को 40 के स्पीड से और उसके बाद वापस आया है। वापस आएगा मतलब पूरा दूरी कितना? 120 220 गया है तो 220 आएगा और इस 220 किलोमीटर को कैसे आया है? 75 के स्पीड से। बस इसको सोल्व कर दीजिए। इसको अगर आप सोल्व करिएगा तो 40 से 3 बार में, 40 से 2 बार और यहाँ 20 से 5 बार में और 20 से 2 बार में और 5 से 44 बार में और 5 से 15 बार में। अब तो कटेगा नहीं। तो 5 3 8 बटा 2 यानी 4। तो ये तो 440 होगा ही होगा। यहाँ पे 4 आ गया और प्लस 44 बटा 15, 15 चौ 60, 60 और 44 अगर जोड़िएगा तो 104, यानी नीचे तो 104 आ जाएगा बट ऊपर 15 चला जाएगा। हाँ या नहीं? अगर इसको आप काटते हैं तो ये 4 से कट जाएगा, 4 दूना 8, 4 छक 24, आई 4 से 110 बार और 26 से 5 बार में कट जाएगा, यानी 15 पचे 75। नहीं लगता है कहीं मिस्टेक हुआ। 4 दूना 8 और 4 छक 24 और 4 से कट गया 11 बार में और यहाँ मिस्टेक कर दिया। 2 से कटेगा ये कितना बार में? 13 बार में। ये 2 से कटेगा 55 बार में, यानी 55 गुना 15 की अगर मैं बात करूं या 13 चौ 52, 15 चौ 60 से ज़्यादा तो सब दिख रहा है, तो 60 से थोड़ा सा ही ज़्यादा होगा और 60 से थोड़ा सा ज़्यादा वाला एक ही ऑप्शन है ए, यानी ए होगा। ऐसे आप मल्टीप्लाई भी कर सकते हैं। 5 1 6 डायरेक्ट आधा हो गया 3, तो आप 25 लिखिए और 5 और 3 8, यानी 825 आएगा। क्या 15 पचे 75 और 7 82, ठीक है। अब 13 से डिवाइड करिएगा तो वही आ जाएगा 63.46 किलोमीटर पर आवर। अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। आगे देखिए क्या कहता है। 8 पुरुष एक काम को 45 दिन में कर सकते हैं और 8 महिलाएं उसी काम को 18 दिन में कर सकते हैं। अगर 8 पुरुष को काम करने के लिए कहिएगा तो वो 45 दिन में, जबकि 8 महिलाएं उसी काम को 18 दिन में कर सकते हैं। तो यहाँ से आप रेशियो निकालिए, 9 से 5 बार में, 9 से 2 बार में। तो पुरुष और महिला के इफिशियंसी का जो रेशियो हो गया वो 2 और 5 का हो गया। अब पूरा काम तो आपको लिखना ही पड़ेगा, तो दोनों बराबर है और ये भी पूरा काम है, ये भी पूरा काम है। कोई ग्रुप से आप चलना चालू करिए। तो एम के जगह 2 रखिएगा तो 8 दूना 16, तो 16 गुना 45, ये आपका कंप्लीट वर्क है। अब आगे देखते हैं क्या कहता है। 5 पुरुष और 8 महिलाएं मिलकर उसी कार्य को कितना दिन में करेगा? तो 5 पुरुष का मतलब 5 दूना 10 यूनिट और 8 महिलाएं का मतलब 8 पचे 40, यानी 40 10 50 यूनिट पर डे होगा। तो इतना यूनिट करने में कितना टाइम लगेगा? 5 से 10 बार में, 5 से 9 बार में, 144 बटा 10। 144 बटा 10 किस में आ रहा है? 144 बटा 10 नहीं तो 72 बटा 5, यानी 14 पचे 70, 2 72 बटा 5, यानी तीसरा ऑप्शन बिल्कुल सही है। आगे बढ़िए। कराए बताइए कि किससे कटेगा। जब भी ऐसा सवाल आ जाए ना तो जो सबसे छोटा रहे उसको कॉमन ले लीजिए। तो 6 की पावर 25 हमको सबसे छोटा दिख रहा है। इससे 6 की पावर 25 को इतना से डिवाइड करेंगे तो यहाँ 1 आएगा और यहाँ 25 पावर अगर निकाल लेते हैं
26 है ना? हाँ, तो यहाँ 6 बचेगा, यहाँ 36 बचेगा, यहाँ 216 बचेगा, 6 की पावर 3। तो यहाँ अगर आप जोड़िएगा तो कितना आ जाएगा? 6 की पावर 25, 6 6 12, 6 18, 1 19, बाकी 1, 21 3 24, 1 25। 259 एक फैक्टर है, जबकि ये भी एक फैक्टर है। 259 से तो कम से कम कटेगा ही कटेगा, और तो बहुत सारे नंबर से कटेगा, लेकिन ये 259 से भी कटेगा, यानी चौथा ऑप्शन बिल्कुल सही है। आगे बढ़िए। शायद आपको प्रॉब्लम हो देखने में, लेकिन आप देख सकते हैं। कह निम्न अंकित तालिका का अध्ययन करिए और नीचे दिए गए प्रश्न का उत्तर दीजिए। यह तालिका एक परीक्षा में इतिहास भूगोल में छात्रों द्वारा प्राप्त अंकों के आधार पर 100 छात्रों का वर्गीकरण दर्शाती है। आइए पहले इसको समझते हैं। ये विषय है, इतिहास है, भूगोल है और उसका औसत है, और कुल भी दिया हुआ है। आपको कुल पूछेगा तो यही वाला लाइन को देखना है, याद रखिए। अब यहाँ पे 50 में से प्राप्त अंक, यानी टोटल 50 में से जो अंक लाया है उसका विवरण यहाँ पे दिया गया है इस तालिका में। अच्छा, अब प्रश्न क्या पूछा जा रहा है? तालिका के आधार पर, अगर आप नहीं देख रहे होंगे तो यहाँ पे देखिए, मैं पढ़ता हूँ, सुनिए खाली। तालिका के आधार पर कुल 20% 20% से कम अंक प्राप्त करने वाले छात्रों की कुल संख्या कितनी है? अगर कुल की बात करेगा तो ये लाइन से जवाब होगा, ये लाइन से जवाब मिलेगा। तो 20% से कम, तो 50 मार्क्स का एग्जाम हुआ, तब 50 का अगर आप 20% आप निकालिएगा तो 10 आएगा, यानी 10 से भी कम आना चाहिए। तो 10 से कम वाले छात्रों की संख्या गिनती करके बताना है। 10 से भी क्या आना चाहिए? कम आना चाहिए, यानी 0 से लेकर 9 तक आए चलेगा। अब 10 से कम, ये तो 0 और उससे अधिक है। 0 और उससे अधिक का मतलब क्या समझ रहे हैं? 0 से लेकर 50 तक की बात हो रहा है। 10 और उससे अधिक अंक लाने का मतलब समझिए, 10 से लेकर 50 तक। 20 और उससे अधिक का मतलब हुआ कि 20 से लेकर 50 तक। 30 और उससे अधिक का मतलब हुआ 30 से लेकर 50 तक, और 40 से लेकर 50 तक। तो 0 से लेकर 50 तक का ही विवरण कुल जो है 100 है। तो 0 से लेकर 50 अंक लाने वाले, मैं एक बार आपको समझा देता हूं ताकि क्लियर हो सके। कई बार ये सब क्वेश्चन समझ में नहीं आता है, और नहीं समझने का नतीजा ये होता है कि बोरिंग लगने लगता है पढ़ाई। तो ये मान लो 50 अंक तक लाने वाला है। 0 से लेकर मैंने 50 तक का काउंटिंग कर लिया, लेकिन मुझे कितना मार्क्स वाला स्टूडेंट चाहिए? 10 से भी कम। और यहां देखिए 10 और उससे अधिक, तो 10 और उससे अधिक का मतलब ये 10 से कम है। 10 से ये तो कम ही वाला ना है, और 10 से कम यहाँ कितना है? 87। तो अगर मैं 10 से कम बोलूं तो 0 मार्क्स लाने वाला भी काउंट होगा, 1 2 3 4 5, यानी इस तरह से 9 10, इसमें भी आया होगा 9 10। अब अगर मैं बोलूं कि आपको चाहिए 20% से कम मार्क्स वाले विद्यार्थियों की संख्या, मतलब 10 से भी कम, तो 0 से लेकर 9 तक तो चलेगा। तो 0 से लेकर 9 तक कैसे चलेगा? 0 से लेकर 50 तक में, 0 से लेकर 50 तक में अगर 10 से लेकर 50 तक को हम माइनस कर देंगे, तो क्या 0 से लेकर 9 तक नहीं निकल जाएगा? आप बोलेंगे बिल्कुल। तो 0 से लेकर 50 तक में मार्क्स लाने वाले कुल जो स्टूडेंट है वो 100 है, और 10 से ऊपर यानी 10 से लेकर 50 तक लाने वाले 87 स्टूडेंट है। तो बाकी बच गया वो 10 से नीचे बच गया, मतलब 10 से नीचे कितना स्टूडेंट बच गया? 13, यानी 13 ये सवाल का उत्तर है। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा सवाल है, इसको समझिए, दिमाग को टेस्ट लेता है। दो कॉन्सेंट्रिक सर्कल है जिसके रेडियाई दिया हुआ है 10 और 6। बड़े वृत्त की जीवा की लंबाई क्या होगा जो छोटे वृत्त को टच करता है? रही बात वृत्त का, तो एक काम करिए, मैं आपको पहले थोड़ा सा इसका समझा देता हूँ। देखिए हुआ क्या, मान लिया जाए कि हमने दो वृत्त बनाया यहाँ पे, ठीक है। मैंने यहाँ क्या किया, दो वृत्त बनाया, दिख रहा होगा आपको। अब सुनिए, ये सकेंद्रीय वृत्त है। सकेंद्रीय उसको बोलते हैं जिसका केंद्र एक ही हो लेकिन जीवा अलग अलग हो। हाँ, अब हुआ क्या कि एक इसमें एक ऐसी जीवा की लंबाई पूछ रहा है, एक ऐसी जीवा की लंबाई पूछ रहा है जो छोटे वृत्त को टच करता हो, जो छोटे वृत्त को यहां से क्या करता हो? टच करता हो, मतलब इस तरह से, ये वाला पूछ रहा है।
तो आप करिए क्या, थोड़ा-सा समझिए। हाँ, अब ठीक है। देखिए जी, इस जीवा की लंबाई आपसे पूछ रहा है, ये वाला जीवा की लंबाई, ये वाला जीवा की लंबाई आपसे पूछ रहा है। अब ये कहता है 2 सकेंद्रीय वृत्त है जिसकी त्रिज्याएँ 10 और 6 है। अगर बड़े वाले वृत्त की त्रिज्या अगर 10 सीएम लेते हैं तो ये छोटे वाले वृत्त की जो त्रिज्या है, ये 6 दे रखा है। और जीवा पर जो है त्रिज्या लंब होती है, स्पर्श रेखा पर त्रिज्या लंब होती है, पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट पे। तो ये 10 है, 6 है तो ये कितना हो जाएगा? 100 में 36 घटाइएगा तो ये 8 होगा, तो ये भी 8 होगा। यानी बड़े वृत्त की जो जीवा की लंबाई होगा 8 और 8 मिला के कितना हो जाएगा? 16। यानी 2 ऑप्शन, माने 2 नंबर ऑप्शन। पढ़िए इसको। कहता है साइन ए प्लस बी 1 है, कॉस ए माइनस बी 1/2 है, तो ए का वैल्यू क्या होगा? ये तो सिंपल सवाल है। साइन ए में देखना है कि किसका वैल्यू 1 होता है, तो साइन 90 का। और साइन कॉस में देखिए कि 1/2 किसका वैल्यू होता है, तो आप कहेंगे सर कॉस 60 का होता है। अब यहाँ साइन साइन हट जाएगा, ए प्लस बी कितना आ जाएगा? 90। ए प्लस बी को मैंने 90 लिख लिया और ए माइनस बी को मैंने लिख लिया कितना? 60। अब ए चाहिए तो दोनों को जोड़ दीजिए, यानी 2 ए बराबर 150, यानी ए बराबर 75 डिग्री। ये सवाल का उत्तर है। कभी कभी बहुत छोटा सवाल पूछता है। आगे चलिए। कह रहा है 900 मीटर लंबी एक ट्रेन 108 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चल रही है और 900 मीटर लंबे प्लेटफार्म को पूरी तरह से पार करने में इस ट्रेन को कितना टाइम लगेगा? ज्यादा मत पढ़िए, केवल इतना पढ़िए कि आपसे पूछा क्या जा रहा है, टाइम। बस खत्म। टाइम बराबर होता है डिस्टेंस बाई स्पीड। डिस्टेंस में ध्यान रखना है कि अगर एक प्लेटफॉर्म को पार कर रही है तो डिस्टेंस में ट्रेन की लंबाई और प्लेटफॉर्म की लंबाई दोनों इंक्लूड होगा। तो प्लेटफॉर्म की जो लंबाई है वो 900 मीटर है, सॉरी ट्रेन की। अब प्लेटफॉर्म भी 900 लंबा है, तो 9 और 9 1800 हो जाएगा कुल दूरी। अब बटे स्पीड, तो प्लेटफॉर्म तो चलेगा नहीं, चलेगी तो ट्रेन। तो ट्रेन की जो स्पीड दे रखा है वो 108 किलोमीटर पर आवर। बस खत्म। ये पार करने का टाइम, ये खाली मीटर में है या किलोमीटर पर आवर में है, इसको 5/18 से आप मेरे तरफ से गुना कर लीजिए, ताकि ये मीटर पर सेकेंड में हो जाए और आपका आंसर सेकेंड में आ जाए। 6 बार में 6 पचे 30, 6 का 86, यानी 60 सेकेंड में बिल्कुल पार कर जाएगा। अगले सवाल कह रहा है बताइए इसका वैल्यू क्या होगा? जब भी ऐसा सवाल रहेगा ना तो थोड़ा सा ऐंठ के सवाल देता है, आप यहां से पकड़ना चालू करिए। किसका स्क्वायर दिख रहा है? 4b का। यहाँ किसका स्क्वायर दिख रहा है? 1/7b का। इसका मतलब साफ है कि यहाँ चाहिए 4b और यहाँ चाहिए 1/7b, उल्टा दे रखा है। और जब उल्टा दे रखे तो सीधा करने के लिए क्या करना चाहिए? एक नज़र इधर डालिए। आपको यहाँ 7 की जगह क्या चाहिए? 4, तो आप 4 लगा दीजिए। और इस 7 हटना भी चाहिए, मतलब 4/7 से गुना। इसको 4/7 से किए तो इसको भी 4/7 से, इसको भी 4/7 से, तभी तो बैलेंस होगा। तो ये आ जाएगा 4b और ये आ जाएगा कितना? 1/7b और ये आ जाएगा कितना? 4। अब देखिए सीधा हो गया। अब इसी का स्क्वायर करके आपसे पूछ रहा है। अगर इसका स्क्वायर करके पूछ रहा है तो आप भी स्क्वायर कर दीजिए। ए माइनस बी के होल स्क्वायर का फॉर्मूला होता है ना, ए स्क्वायर यानी 16b का स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर यानी 1/49b स्क्वायर माइनस 2ab, तो ए के जगह 4b और बी के जगह 1/7b। अब यहाँ देखिए बी और बी कट जाएगा, इसका तो वैल्यू पूछ ही रहा है। 8/7 खाली उधर जाके जुट जाएगा, यानी 8/7 को अगर आप जोड़िएगा तो 16 सते 112 और 8 120/7, यानी तीसरा ऑप्शन बिल्कुल सही है। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले सवाल की तरफ बढ़िए। कहता है यदि एंगल सी और एंगल जेड बराबर है, ए सी बराबर एक्स जेड है, तो ए बी सी और एक्स वाई जेड को सर्वांगसम होने के लिए कौन सी शर्त आवश्यक है? पहले आप करिए क्या, दो फिगर को समझिए। अगर मैं एक ट्रायंगल बनाऊं जिसका नाम है ए बी सी और एक दूसरा ट्रायंगल बनाऊं जिसका नाम है एक्स वाई जेड। अब बड़े ध्यान से सुनिए मैं क्या बोल रहा हूं। सर्वांगसम का जो कंडीशन होता है, कौन कौन सर्वांगसम होता है? पहला एस ए एस होता है, दूसरा ए एस होता है,
तीसरा ASA होता है, चौथा ट्रिपल एस होता है, पांचवा RHS होता है। ये सब क्राइटेरिया को आपको ध्यान में रखना है। SAS का मतलब होता है दो साइड और बीच का एंगल। डबल एस का मतलब होता है दो गो एंगल और बाद वाला साइड, और यहाँ दो गो एंगल बीच वाला साइड, तीनों साइड। अब यहाँ बोल रहा है कि एंगल CZ के बराबर है। ये एंगल जो C है वो Z के बराबर है और AC XZ के बराबर है। AC जो है मेरे मित्र वो XZ के बराबर है। ये एंगल दे रखा है, ये साइड दे रखा है। अब एंगल है, साइड है, और ऑप्शन में एंगल की कोई चर्चा ही नहीं है, मतलब साइड की ही बात कर रहा है। तो अगर ये साइड हम लिए हैं और ये एंगल लिए हैं तो हर हाल में मुझे ये साइड लेना होगा। क्यों? क्योंकि ये साइड लेंगे तभी तो दो साइड और बीच का एंगल यानी SAS पकड़ाएगा। अदरवाइज ये साइड लेंगे तो डबल एस और ए का कोई क्राइटेरिया नहीं होता है, अब एंगल तो आप ले नहीं सकते। अब मजबूरी है कि आप यही साइड लेंगे, यानी ये साइड लेंगे और इसमें ये साइड लेंगे, यानी BC बराबर हमें क्या रखना होगा, YZ। और BC बराबर YZ किस ऑप्शन में लिखा हुआ है, तो दूसरा ऑप्शन बिल्कुल सही है। आगे बढ़ते हैं। आगे देखिए क्या कहता है कि x का वैल्यू निकालिए। ये सब दिया हुआ है फिगर में। देखो ये अगर टेंजेंट है और ये इस तरह से अगर काट रहा है तो एक फार्मूला होता है कि जो टेंजेंट का स्क्वायर होता है यानी PT का स्क्वायर, वो P से लेकर P तक की दूरी यानी PB, और फिर P से लेकर A तक की दूरी यानी PA। ये फार्मूला होता है, इसको आप ध्यान में रखेंगे। और PT 8 है तो 8 का स्क्वायर 64। PB, P से लेकर B तक हो जाएगा 6 + x, और P से x की जो दूरी हो जाएगा, A की जो दूरी हो जाएगा वो 6। अब इसको अगर आप सोल्व करते हैं 2 से 3 बार में और 2 से 32 बार में, आपको पता ये चलेगा कि भाई ये तो 32 है और 6 × 18 + 3x। अब 32 में 18 घटाइएगा तो 14/3, यानी तीसरा ऑप्शन बिल्कुल सही है। आगे बढ़िए। क्वेश्चन नंबर 64, 75 तक है। एक दुकानदार नीचे दी गई दो छूट संबंधी योजनाओं की पेशकश करता है। 3 वस्तुओं की खरीद पर 4 वस्तुएं फ्री। 3 खरीदेगा 4 फ्री, इसका मतलब हुआ कि आपके घर में टोटल 7 आया, और जब 7 आया तो मैंने पूछा कितना फ्री है, तो आपने कहा सर 4 फ्री है। तो 3 पर 4 फ्री नहीं है, 7 पर 4 फ्री है। 3 वस्तु आपने खरीदा है तो 4 वस्तु आपको ऐसा ही दे दिया गया है, मतलब दुकानदार के यहाँ से आपने टोटल 7 आर्टिकल लाया है जिसमें 4 फ्री है, यानी 7 में 4 फ्री। सेकेंड कंडीशन है 5 वस्तुओं की खरीद पर 6 वस्तुएं मुफ्त, यानी 11 में 6 आपको फ्री है। आप चाहें तो इसको परसेंट में बदलकर कंपेयर करिए, अदरवाइज फ्रैक्शन में ही रहने दीजिए। कह रहा है किस योजना में छूट प्रतिशत अच्छा है, तो देखिए कौन फ्रैक्शन बड़ा है। क्रॉस गुना करेगा तो इसका वैल्यू 44 आएगा, तो इसका वैल्यू 42 आएगा, यानी ऑब्वियसली 44 बड़ा है। यानी पहला डिस्काउंट बेस्ट है कस्टमर के लिए, तो पहला डिस्काउंट यानी ये ऑप्शन बिल्कुल सही है। आगे बढ़िए। अब ये सवाल को करिए, शायद नहीं दिख रहा होगा, तो क्या किया जाए, थोड़ा सा इसको हम बिगाड़ने के बारे में सोचते हैं। चलिए, अब जितना दिख रहा है उतना सीखिए। निम्नलिखित दंड आरेख एक फर्म की सकल राशि करोड़ रुपये में, सकल राशि जो व्हाइट वाला दिख रहा है ना, व्हाइट वाला वो सकल राशि है, और जो ब्लैक वाला दिख रहा है वो कुल को रिप्रेजेंट करता है। ब्लैक वाला कुल को रिप्रेजेंट करता है और कुल लागत दर्शाती है। ब्लैक वाला कुल और सकल राशि दो प्रकार के राशि है। अब ये बोल रहा है कि 25% का लाभ अर्जित करने के लिए कितना लाभ चाहिए, यहां लिखा हुआ है देखिए। 25% का लाभ अर्जित करने के लिए 2019 से 2020, 2019 से 2020 ये रहा, ये वाला जो दोनों लाइन देख रहे हैं ना, यहाँ 6500 लिखल है, वहां 7500 लिखल है, यानी कुल है 6500 और सकल राशि है 7500। तो कह रहा है सकल राशि कितनी होनी चाहिए, मतलब सकल राशि तो यहाँ दे ही रखा है 7500, लेकिन शायद आपसे दूसरा सकल राशि पूछ रहा है। लाभ कह रहा है हमको 25% का होना चाहिए, तो कुल कितना था 6500।
अब 6500 कुल है और इस पर लाभ लेना चाहता है 25%। अब 25% का फ्रैक्शन बनता है 1/4, यानी 1/4 लाभ का मतलब होता है एक में 1/4 जोड़ेंगे यानी 5/4 कर देना। तो ये जो है इसको 5/4 से अगर गुना करिएगा तो न्यू सकल राशि निकल जाएगा। 4 से काटिएगा तो 25 बार में 25 पचे 125। अगर 12 और 6 को देखा जाए तो 12 छो 18, पूरा पूरी आधा हो गया 9, तो पूरा पूरी आधा हो जाएगा तो 25। अब 12 छक 72 और 9 कितना होता है 81, यानी 8125। 8125 यानी 4 नंबर ऑप्शन होना चाहिए। अगर मैं सही हूं तब सही तो मल्टीप्लाई किया है ना। 5 दू 7 1 8 6 5 11, यानी 2 8 दूना 16 6 1 7, 5 दू 7 8 15 1 16 6 1 7, बिल्कुल सही है। इसमें कोई परेशानी वाली बात नहीं है। आगे बढ़िए। आगे देखिए क्या कहता है, कितने समय में 4% वार्षिक दर से 10,000 रुपये पर उतना ही ब्याज प्राप्त होगा जितना 5% वार्षिक साधारण ब्याज की दर पर 4 वर्ष में 8,000 रुपये पर होगा। समय पूछ रहा है और साधारण ब्याज दो चीज का बराबर है। तो साधारण ब्याज का तो जानवे करते हैं फॉर्मूला PRT/100। तो पहला वार में रुपया है 10,000, तो पहला वार में 10,000 रुपया है, तो 4% वार्षिक दर से टी वर्ष में साधारण ब्याज कितना होगा, तो PRT/100। दूसरा कंडीशन में आइए। दूसरा कंडीशन में मूलधन है 8,000, 4 वर्ष है और रेट ऑफ इंटरेस्ट 5 है। तो वैसे भी 100 का तो कोई ज़रूरत ही नहीं था, मुझे समझाना है इसलिए मैं पूरा लिख रहा हूँ। 8 पचे 40,000 आई 10,000, तो ये 4 बार में कट जाएगा। आई 4 से ई 4 कट जाएगा यानी एक ही 4 बचा, यानी टी बराबर 4 साल, जो कि तीसरा ऑप्शन बिल्कुल सही है। आगे बढ़ते हैं। आगे लिखा है एक पुरुष एक लड़का और एक महिला किसी कार्य को 10 15 30 दिन में कर सकते हैं। पुरुष है महिला और लड़के हैं, 10 15 और 30 दिनों में कर सकते हैं। काम कुछ ऐसा मानिए जो इतना आसान हो जाए कि 10 15 30 के टेबल में आ जाए। मान लीजिए इससे कटने वाला 30 यूनिट काम को मान लीजिए। अगर मैं 30 यूनिट वर्क मानता हूँ तो 10 तिया 30, 15 दूना 30, 30 दूना 30 से एक बार, 30 से एक बार। अब आप सुनिए, एक दिन में ये 3 यूनिट करेगा, ये 2 यूनिट करेगा और ये 1 यूनिट। तो कहता है कि अगर तीनों मिलकर काम करेगा तो एक दिन कितना दिन में करेगा। तो भाई 30 यूनिट कमाना है और एक दिन में तीनों कितना करेगा, 3 दू 5 1 6, 30 को 5 दिन का समय लगेगा। बहुत सिंपल सवाल है मेरे मित्र, आगे बढ़िए। कह रहा है कॉस थीटा √3/2 है तो इसका वैल्यू कितना होगा। इट इज वेरी सिंपल। कॉस थीटा अगर √3/2 है तो कॉस में ही खोजना है किसका वैल्यू √3/2 होता है, कॉस 30 का। तो कॉस कॉस हट जाएगा इनवर्स फंक्शन से, यानी थीटा बराबर 30 डिग्री। अब 30 डिग्री का वैल्यू आपको याद है tan 30 होता है 1/√3, उसका स्क्वायर करेंगे तो 1/3, और कॉस 30 होता है √3/2, उसी का तो स्क्वायर कर देना है। यानी यहाँ से 1/4 ये सवाल का उत्तर है। पढ़िए इसको। कह रहा है एक्स वाई का अगर वैल्यू देल है तो इसका वैल्यू कितना होगा। फार्मूला पे तो सेट होने रहा है, वैल्यू डायरेक्ट पुट करिए। तो 3 इंटू एक्स का क्यूब, और एक्स है -4, उसका क्यूब करेंगे तो -64, के बाद है प्लस 5x², 4 का स्क्वायर 16, अब बाई के जगह -1, के बाद प्लस 12x, एक्स के जगह -4 और बाई स्क्वायर यानी 1, प्लस 7 इंटू -1। अब इसको सोल्व करिए। तो सोल्व कैसे करिएगा, आप चाहें तो यूनिट डिजिट से भी देख सकते हैं, अदरवाइज छोटा है गुना करिए। 64 या 192, 16 पचे 80, 12 चौके 48, सब माइनस में आएगा। सबको जोड़िए, 8 दू 10 7 17, लास्ट में 7 किस में है, एक ही ऑप्शन में है। आगे चलिए। अगला सवाल देखिए क्या कर रहा है। यदि 4 संख्याएं समानुपाती है तो बाई का वैल्यू क्या होगा। समानुपाती का मतलब होता है समान अनुपात। जब दो रेशियो बराबर हो जाए तो उसको समानुपाती बोलते हैं। तो मैं कह सकता हूं 39 को 117 के साथ जो रेशियो होगा मेरे मित्र,
17 को 22 के साथ वही होगा, 39 या 117 यानी 22 का वैल्यू आ जाएगा 70 या 51। ये सवाल का उत्तर है। कितना इजी सवाल पूछा जाता है। 4.2 cm त्रिज्या वाले गोले का आयतन, गोला का आयतन क्या होता है 4/3 पाई आर क्यूब। 4/3 पाई की जगह 22/7 बोल रहा है आर क्यूब। 4.2/10 करिएगा तो 21/5 होगा। इसका अगर क्यूब करिएगा तो 21/5 को आपको 3 बार लिखना चाहिए। अब इसको सोल्व करिए। कैसे करिएगा, 21 से 21 कटेगा, थोड़ा सावधानी से कैलकुलेशन को भी सीखिए। आप मत पॉइंट में काटने लग जाइए। 125 हो रहा है ना, तो कुछ ऐसा दिमाग लगाइए कि जीरो पे जाके अटक जाए। जैसे यहाँ 125 है, तो अगर मैं ये बोलूं कि अगर ये 125 सही है, इसको अगर मैं 8 से गुना कर दूं, 125 × 1000 होता है ना, तो अगर इसको मैं नीचे 8 से गुना कर दूं और ऊपर भी 8 से गुना कर दूं तो कोई दिक्कत है? तो नीचे जो हो जाएगा वो 1000 हो जाएगा, 3 डिजिट के बाद पॉइंट लग जाएगा, केवल ऊपर का ही कैलकुलेशन ना अब रहा। यानी 8 × 4 = 32 गुना 22 और 21 का स्क्वायर 441। आप चाहें तो यहाँ से डिजिटल सम लगाइए या इसको गुना करके फिर गुना कर लीजिए। तो मैं आपको कहूँगा पहला दिमाग तो लगाइए यूनिट डिजिट पे। तो 2 दूना 4 गुना 1 4, लास्ट में 4 आएगा। आप कहेंगे लास्ट में 4 तो 3 ऑप्शन में है, तो कम से कम एक हो तो छठा। उसके बाद डिजिटल सम कहता है 4 4 8 1 9, 9 आने का मतलब यहाँ रिमाइंडर 0, ये तो सभी 0 हो जाएगा। अब 0 किस में आएगा, 7 2 9 खत्म, 8 2 10, 3 13 4 17 में 7 1 8, इसमें तो 0 आएगा नहीं, तो पहले कट गया था। 9 खत्म, 7 2 9 खत्म, 8 2 10 4 14 में 4 1 5, ये भी नहीं होगा। 3 1 4 और 4 8, 4 12 6 18 में 8 1 9, ये बिल्कुल सही है। तो इस तरह से अगर आप चेक करिएगा तभी एग्जाम में बढ़िया से निकाल पाइएगा। अगले सवाल को करिए। अगर a + b + c 16 है और a² b² c² 90 है तो उसका वैल्यू क्या होगा? सिंपली फार्मूला लगाइए, a + b + c के होल स्क्वायर का फार्मूला। तो a + b + c के जो होल स्क्वायर होता है मेरे मित्र, वो होता है a² + b² + c² + 2 × ab + bc + ca। अब a + b + c 16 है तो उसका स्क्वायर 256, a² b² c² 90 है और इसका वैल्यू पूछ रहा है। इसके वैल्यू को फिलहाल मैं x मान लेता हूँ, यानी हमसे x का वैल्यू पूछ रहा है। तो 256 में पहले 90 घटाइए या आप 2 कॉमन लेके उड़ा दीजिए, ये आ जाएगा 128। अब 128 में 45 घटाइए, 8 में से 5 गया 3 और 12 में से 4 यानी 83। x का वैल्यू 83 आ गया, यानी 2 ऑप्शन बिल्कुल सही है। आइए 73 नंबर सवाल कराए, बताइए 3 sin θ - cos θ बटा cos θ + sin θ बराबर 1 है तो cot θ क्या होगा? आप चाहें तो बाई ऑप्शन भी रख लीजिए। लिखा हुआ प्रश्न क्या है, 3 sin θ - cos θ बटा लिखा हुआ है cos θ + sin θ, cos θ + sin θ, यही लिखा हुआ है ना, cos θ + sin θ, cot θ पूछ रहा है। इसको तो आप सोल्व भी कर सकते हैं। तो कैसे सोल्व करिएगा देखिए, दोनों को जोड़ दीजिए, गणित कट जाएगा, तो इसको जोड़ दीजिए। दोनों को अगर मैं जोड़ दूं कैसा रहेगा, अच्छा रहेगा। या आप क्रॉस गुना कर लीजिए ना, इसमें कौन जान है। तो ये 3 sin θ - cos θ बराबर cos θ + sin θ। तो यहाँ अगर देखिएगा तो sin θ इधर आके घट जाएगा, तो इधर 2 sin θ हो जाएगा और इधर 2 cos θ, दो दो कट जाएगा, cos बटा sin यानी cot हो जाएगा, तो cot θ का वैल्यू 1 आ जाएगा, यानी तीसरा ऑप्शन। कुछ भी नहीं है, काफी सिंपल सिंपल सवाल पूछा जा रहा है। आगे देखिए, दो धाविकाएं सोनी और मोनी एक ही दिशा में क्रमशः 18 और 24 घंटा प्रति घंटा की चाल से 200 मीटर लंबाई वाले वृत्ताकार ट्रैक पर दौड़ना शुरू करती है, तो आरंभ से कितने समय के बाद वे फिर एक जगह मिलेंगे? देखिए, मिलन का समय चाहे लिनियर में रहे या सर्कुलर में रहे, मिलन का जो समय होता है ना, वो गैप बटे रिलेटिव स्पीड, ये हमेशा याद रखिए, रिलेटिव स्पीड।
जब दो चीज चलेगा तो हमेशा रिलेटिव स्पीड। गैप का मतलब हुआ कि देखिए गैप कितना क्रिएट हो रहा है। गैप तो यहाँ गैप या डिस्टेंस, जैसे यहाँ करा 200 मीटर लंबाई के एक वृत्ताकार ट्रैक है, गैप यानी डिस्टेंस, तो डिस्टेंस तो हो जाएगा टोटल 200। और रिलेटिव स्पीड जब एक ही डायरेक्शन में जाएगा तो घट जाएगा, तो 24 में 18 जाएगा 6। यानी अगर इसको आप चेक करेंगे तो वो किलोमीटर में था, आई मीटर में है। ठीक है, ये मीटर, ये 200 क्या था, ये 200 मीटर था, ये किलोमीटर पर आवर है। इसको मीटर पर सेकंड में बदलने के लिए 5/18 से गुना, 6×18, 5 से 40 बार, 40 या 120 सेकंड, यानी पहला ऑप्शन बिल्कुल सही है। हाँ, आज का आखिरी सवाल मेरे मित्र, इसको करिए। देखिए क्या लिख रहा है, बोल रहा है बताइए 266 से भाग दीजिएगा इसको तो रिमाइंडर क्या आएगा। कितना सिंपल सवाल है, आप इतना बड़ा बड़ा सवाल पढ़े हैं, ये आपको बेइज्जती किया जा रहा है ना जी, इतना छोटा सवाल पूछता है आपको। है, बुरा मत मानिएगा। अब 265 को जब 266 से डिवाइड करिएगा तो यहाँ -1 रिमाइंडर बचेगा, माइनस पर पावर और है, तो -1 का +9, यानी कैलकुलेट करिएगा तो 8, ये सवाल का उत्तर है। मैं उम्मीद करता हूँ कि वीडियो अच्छा लगा होगा, तो एक लाइक कर दीजिए, चैनल पे नए हैं जरूर सब्सक्राइब करिए, और मिलते हैं अगले लेक्चर में। यानी जितना भी 2023 में पहले एसएससी सीजीएल में जितना हुआ है एग्जाम, सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का सॉल्यूशन करूंगा, देर से ही सही लेकिन अच्छा से होगा। यानी आप और भी जगह चैनल पे देखे होंगे, लेकिन उससे जरूर आपको यहाँ पे ज़्यादा मज़ा आया होगा। तो आपको मैं कोशिश ये करूँगा कि और आपको ढंग से करवाया जाए सॉल्यूशन, और कोई तरह की दिक्कत हो बेहिचक आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके अपनी बात को हमसे शेयर कर सकते हैं। आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद, मिलते हैं अगले लेक्चर में।